नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी संविधान के बाद गांधी सियासी आंधी। जी हां, कांग्रेस फिर से गांधी का सहारा लेगी, लेकिन यह सहारा गांधी परिवार का नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का होगा। दरअसल कांग्रेस अंबेडकर के बाद बापू को अपना सियासी एजेंडा बनाने जा रही है। 26 जनवरी को महू में इसकी झलक भी दिखेगी। कांग्रेस जय बापू जय भीम यात्रा निकालेगी। हालांकि अब कांग्रेस की इस नई यात्रा पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस महापुरुषों के सहारे अपनी नैया पार लगा पाएगी? क्या अंबेडकर का मुद्दा प्रभावी न होने की वजह से अब कांग्रेस को गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जय बापू जय भीम जय संविधान। कांग्रेस की रैली पर शुरू हुआ घमासान। संविधान का राग अल्पाने वाली कांग्रेस अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी सहारा लेती दिखेगी। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को कांग्रेस महू से जय बापू जय भीम जय संविधान रैली निकालने जा रही है और इस रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस कार्यक्रम में दूसरे प्रदेश के कितने नेता आ पाएंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर उनके राज्यों में भी प्रोग्राम होंगे। पिछले दिनों हुई कांग्रेस की बैठक में वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी ये सवाल उठाया था। सवाल तो ये भी है कि इस रैली का असल मकसद क्या है। जय भीम जय संविधान रैली हम लोग निकाल रहे हैं। देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की जो है हत्या की जा रही, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान बचाने के लिए और बापू के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। और वो 26 जनवरी को चूंकि जो है गणतंत्र दिवस है, उस दिन हम संविधान का निर्माण हुआ था, तो उसकी रक्षा करने के लिए उस दिन से हम लोग संकल्पबद्ध होकर आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे महू में और वहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। सारे हमारे देश के बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में इस कार्यक्रम का होना समझ आता है, लेकिन संविधान के बाद कांग्रेस को बापू का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, इस पर चर्चा तेज है। सवाल तो ये भी है कि क्या गणतंत्र दिवस के दिन भी कांग्रेस बीजेपी को कोसने का काम करना चाहती है। खैर, अब कांग्रेस की इस रैली पर सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और अपने अंदाज में जवाब दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो रास्ता अख्तियार किया है उसमें वो अपने जख्मों पर खुद उकरेद रही है। वो उनको बताना चाहिए कि बापू का नाम लेकर आपने कितना इस देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वोट हत्या लिए, लेकिन राम राज्य की जो बापू कल्पना करते थे, आपने उस राम को काल्पनिक कहा और राम मंदिर जब बनने को आया आपने विरोध किया। और आप कह रहे हैं कि भीम, जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान रचा, आपने डॉक्टर अंबेडकर जी का कितना अपमान किया और उसके चिट्ठे काले चिट्ठे अब आम जनता के समय सामने आ गए, इसलिए वो बिलबिला रहे हैं, लेकिन इस बिलबिलाने से होना कुछ नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस गांधी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है और बाद में ये मुद्दा प्रदेशों की सियासत को भी गरमाएगा, जैसे बाबा साहेब को लेकर हुआ। लेकिन अब यहाँ सवाल ये कि कांग्रेस अभी तक अंबेडकर के मुद्दे को उतना बड़ा नहीं बना सकी जिसका फायदा उसे मिलता। प्रदेश में तो इसका असर ना के बराबर ही देखने को मिला। ऐसे में अंबेडकर के बीच गांधी का सहारा लेकर क्या कोई बड़ा चमत्कार वो कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। तो पटेरिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कुछ तकनीकी खामी है, इसलिए तिवारी जी की आवाज़ नहीं आ रही। पटेरिया जी, क्या महापुरुषों के सहारे कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी? क्योंकि गांधी का सहारा तो वो ले ही रहे हैं, संविधान का सहारा उन्होंने ले ही लिया, तो कुछ फायदा हुआ। अब जय भीम, जय बापू और जय संविधान, तीनों क्या नैया पार लगा देंगे? हाँ ब्रजेश जी, ये एक मिथक हो सकता है कि संविधान का सहारा लेके कांग्रेस को फायदा हुआ। कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली हैं लोकसभा चुनाव में, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान जो है जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे थे उसका माना जा सकता है। और इसमें लेकिन डर भी तो दिखाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण छिन जाएगा।
नहीं, देखिए इस देश की जनता जानती है कि संविधान को तो इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, जिनने इमरजेंसी लगा दी थी। इस देश में इमरजेंसी लगी रही, वो उस दौरान संविधान खत्म नहीं हुआ, तो अब क्या संविधान खत्म होगा? क्योंकि भारत का संविधान ऐसा बना है कि जिसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी चाहे तो उसको खत्म नहीं कर सकती है। सारे प्रावधान संविधान में ही निहित है और भारत की व्यवस्था ऐसी है, हमारा जो यदि कहें कि ढांचा ऐसा बना हुआ है हमारे जो, तो उसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो तो एक मिथक है और पढ़ा लिखा आदमी भी और अनपढ़ आदमी भी बहुत अच्छे से जानता है कि उसके संवैधानिक अधिकारों का व्यक्तिगत स्तर पे हनन हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पे संवैधानिक अधिकारों का हनन किसी वर्ग विशेष का नहीं हो सकता है। इस देश में सभी लोगों को संविधान प्रदत्त जो सुविधाएं हैं सबको हासिल है, तो संविधान वो मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस का एक नैरेटिव उन्होंने खड़ा कर लिया क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि 10 साल से ऊपर हो गए बीजेपी की केंद्र सरकार पे एक भी कोई ऐसा आरोप विपक्ष की कोई भी पार्टी नहीं लगा पाई जिससे उसकी साख खराब हो, जिस पे वो लगे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है या कुछ इस तरीके के आरोप लगाए जाएं जैसे पिछली सरकारों पे लगते रहे। यूपीए के खिलाफ तो बीजेपी ने जो है धरती आकाश पाताल चारों दिशाओं में आरोप लगा दिए थे, मतलब 10 दिशाओं में जो है आरोप लगा दिए थे भ्रष्टाचार के, और उनको अपने मंत्री तक को हटाना पड़ा, जेल भी भेजना पड़ा, वो सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा पाई है। जो कुछ भी है तो आपके पास मुद्दा नहीं है। आप जब मुद्दा विहीन होते हैं तो आप नए मुद्दों की तलाश करते हैं, ऐसे मुद्दों की तलाश करते हैं, तो उसमें आप जो है संविधान की तरफ चले गए कि संविधान का अपमान हो रहा है। अब ये बताइए कि संविधान बीजेपी राज में यदि हम गिने तो बीजेपी राज में यदि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही देखें तो संविधान में मुश्किल से 6-7 संशोधन हुए हैं। कांग्रेस रिज्म की बात करें तो इसके पहले तो 100 से ज़्यादा संशोधन हो गए हैं, 100 संशोधन हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। तो क्या वो संविधान का उल्लंघन था? क्या इमरजेंसी लगाने में संविधान की हत्या नहीं हुई, संविधान खत्म नहीं किया गया? क्या वो वहाँ पर संविधान को क्षति नहीं पहुँचाई गई उसकी भावना को? तो ये तमाम सवाल जनता जानती है। तो ये एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश, क्योंकि उस मुद्दों का अभाव है। अब आप देखिए, आपको केवल संविधान से आपका काम नहीं चल रहा था, तो आप उसमें फिर आपने उसमें जो है अम्बेडकर को भी जोड़ दिया, उसमें आप जो है बापू को भी वापस लिया, जिनको कि आप भूल गए थे। महात्मा गांधी की जगह कांग्रेस में दूसरे गांधी पूजने लगे थे, महात्मा गांधी गौण हो गए थे, तो अब फिर उनको आपको लगा कि नहीं, हमको फिर से जो है उस जगह पर जाना चाहिए जिस महात्मा गांधी के नाम पर बीजेपी ने अपनी राजनीति चमका ली है। तो आप फिर बापू के नाम पर आ गए। लेकिन इस जो ये अभियान शुरू किया गया है, जिस नाम से शुरू किया है बेलगाम में, जहाँ पे 100 साल पहले महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन में जो हुआ था वहाँ से आपने थीम उठाई है। वो अधिवेशन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, जो एक विदेशी आक्रांता थे जो देश पे राज कर रहे थे, उनको हटाने के लिए बापू ने उस सम्मेलन में नारा दिया था असहयोग का और सविनय अवज्ञा का। तो ये तो कांग्रेस कर ही रही है ना, लोकसभा में देख लीजिए, असहयोग ही कर रही है। ब्रजेश जी, आप सहयोग कर रहे हैं, आप असहयोग कहाँ कर रहे हैं सरकार के कामकाज में, ये बताइए आप ये तो फिर महात्मा गांधी के उस संदेश पर चलते हैं, तो आप तो सहयोग करिए, सरकारी सुविधाओं का दरकिनार कीजिए, सरकारी सारी चीज़ों व्यवस्थाओं का दरकिनार कीजिए, असहयोग कीजिए उस तरीके से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा था, तो आप उस तरीके से जो है हर चीज़ की अवज्ञा कीजिए उनकी। तो वो भी कांग्रेस करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ तो कहते हैं हम कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे, केवल दिखाने के लिए आप जो है एक दिन रैली कर लेते हैं। चौपाल लगाने की बात हुई इसी अभियान के दौरान पूरे प्रदेश भर में, आप बताइए कहाँ पर चौपालें लग रही है, कहाँ गांव-गांव में चौपाल लगा के संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई, संविधान पे क्षति पहुंच रही है, क्योंकि आप उसको इलेबरेट ही नहीं कर पा रहे, आप उसको बता ही नहीं सकते। आप केवल बड़ी बड़ी मंच पर आप कह सकते हो कि संविधान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, बीजेपी सरकार जो है संविधान को बदल देगी, खत्म कर देगी, नया संविधान लागू कर देगी। आप किसके हवाले से कह रहे हैं? जो उनके किसी एक सांसद ने कह दिया, 330 में से किसी एक सांसद ने कहीं पर चुनावी भाषण में कह दिया। आप उस मुद्दे को उठाकर ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा। इस पे देश की जनता भरोसा नहीं करती है, तो इसलिए आप जो है, हमने बाद में राज्यों के चुनाव में भी देख लिया कि पहले आपका थोड़ा नैरेटिव चला, आंशिक रूप से ही मान लेते हैं, तो इसलिए उनको जो है महात्मा गांधी जी को जोड़ना पड़ा, उनको जो है अम्बेडकर की जोड़ना पड़ा। अब यहाँ एक खतरा है, कांग्रेस जो है इसके पहले आदिवासियों पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही थी। यदि आप अंबेडकर जी को आगे करते हैं तो जो बहुजन समाज पार्टी या दूसरी छोटी पार्टियों में जो दलित वोट जाता है, 18% करीब राष्ट्रीय स्तर पे जो वोट होता है, उस वोट को आप टारगेट करते हैं। यदि 18% वोट तक आप सीमित होना चाहते हैं, इसमें आप अल्पसंख्यक वोट भी जोड़ लीजिए, तो आपसे जो आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक है, वो सामान्य वर्ग का बड़ा वोट बैंक है, वो आपसे फिर नाराज हो जाएगा।
आप यदि यही बात करते रहे तो उस वर्ग को आप उपेक्षित कर रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस की अभी तक लाइन लेंथ ही समझ में नहीं आ रही कि उनको कहाँ जाना है, किस मतलब दिशा में ऐसा लग जाना रहा है कि कांग्रेस एक दवा से तमाम बीमारियों का इलाज करना चाहती है, लेकिन साइड इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। और जातिगत जनगणना का मुद्दा वो भूल चुके हैं, अब वो नए संविधान पे आ गए हैं। तो तिवारी जी, मुद्दे नहीं है उनके पास, भटकी हुई कांग्रेस से। और जो मैंने कहा कि दवा उनके पास एक ही है कि महापुरुष हैं और उनके नाम पर वो तमाम इलाज करना चाहते हैं। क्या इससे कुछ फायदा होगा, या जो प्रभु जी कह रहे हैं ये नुकसान हो सकता है? क्योंकि गांधी जी तो पहले ही चिपके हुए हैं उनके साथ, भूल गए थे। अब ब्रजेश जी, प्रभु जी बहुत सही बात कह रहे हैं। अब कांग्रेस के पास कोई इस तरह का मुद्दा नहीं बचा। देखिए, पिछली लोकसभा में आप देखें तो इन्होंने एक भ्रम फैलाया लोगों के मन में, उससे 2-4 सीटों पर को बेनिफिट जरूर हुआ, लेकिन अब लोग ये समझ रहे हैं कि संविधान किस तरह, संविधान की स्थिति क्या है। संविधान इस तरह जल्दी खत्म होने वाला, संविधान को कितना इतना जल्दी बदल देने की परिस्थिति नहीं है किसी में। संविधान अपने आप में पूरी व्यवस्था दे रहा है, किसी को भी कहीं से भी संविधान से नुकसान नहीं है। और ये भ्रम जो है कांग्रेस इसलिए फैला रही है कि संविधान में छेड़छाड़ करेगी सरकार। कारण यह है कि इनको पिछली लेकिन तिवारी जी, लोकसभा में समय तो थोड़ी सी बहुत है ना, बेनिफिट हो 4 गया। साल बाद चुनाव होंगे। ये नैरेटिव तब तक चल पाएगा क्या? लोग समझदार हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा में फेल हो गया आपका कोई नैरेटिव। एक क्षेत्र में कोई नैरेटिव चलता है, दूसरे में नहीं चलता है, दूसरे राज्य में। और 4 साल पहले यदि कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी देखिए दिल्ली का चुनाव है, इसके बाद बिहार के चुनाव आने वाले, तो इनको क्या चाहते, तो भीमराव अंबेडकर से के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं जो हरिजन आदिवासी, उनको हम कैसे साथ ले आए। क्योंकि कारण यह है कि बीजेपी ने इतना ज्यादा सारे कार्य योजना फैला दी है, लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं ले आई, चाहे वो आवास का हो, चाहे रोजगार, मतलब बहुत सारी ऐसी योजना। अब उन चीजों के बारे में कांग्रेस कुछ नहीं कह पा रही। पहले कांग्रेस से कह पाती थी रोजगार की समस्या है, अब रोजगार हट गई। बेरोजगारी की समस्या को लेकर वो कई बार मुद्दों को हाईलाइट करने का प्रयास किया बीच में, आप देखिए। तो उसके बाद अब बेरोजगारी का मामला हट गया, इसके बाद फिर दूसरे नैरेटिव फैलाए, अब ये फिर संविधान की तरफ आ रहे हैं। कारण यह है कि इनको एक कोई ऐसा वो नहीं मिल पा रहा है जिससे हम सरकार सत्ता पक्ष को घेर सके। ऐसा कोई इनके पास कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिससे हम कांग्रेस को, बीजेपी को या इनके सरकार को घेर सके। तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस चाह रही है, चाहे संविधान का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, कुछ बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों को कांग्रेस चाहती कि हम उठाएं, लेकिन वो लोगों के बीच में जहन में नहीं आ पा रहा, लोग उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस में आपसी मतभेद के चलते सही रास्ता कांग्रेस नहीं दे पा रही अपने लोगों को, और यही कारण है कि भटकाव कारण है। तब पर भी केंद्र में भी परेशान रहे, ये स्टेट में भी कई राज्यों में हारे, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां इनकी सरकारें रही वहां वापसी नहीं कर पाए। इनको तो चाहिए कि हम कोई, सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है बेरोजगारी की। इसके बाद इनके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हेल्थ का विषय है, एजुकेशन का विषय है, उद्योग का है, उद्योग धंधों का है। कई सारे स्टेट में आप देखें तो उद्योग को लेकर जैसे सबमिट कर रही सरकारें, अब उसमें कितना आपको बेनिफिट हो रहा, सरकार कितना दे पा रही है। इन सब मुद्दों को आप उठाइए जिससे लोगों को यह समझ में आया कि वास्तव में कांग्रेस कर क्या रही है, विपक्ष कहां जा रहा है। अब विपक्ष के पास जब मुद्दे नहीं है तो खाली ये कहने से कि संविधान खतरे में है या संविधान में बदलाव होगा, इससे मुझे नहीं लगता है कि लोग कांग्रेस के प्रति कहीं अपनी श्रद्धा रख पाएंगे। यही कारण है कि बीजेपी इसको अपने बैक फुट पे लेके विपक्ष को चल रही है और अपना जो कार्य योजना है उसको लेकर पूरे देश में, जैसे आप देखो गरीबों के पंचायतों के लिए बहुत सारी स्कीमें लाई है, केंद्र सरकार भी ले आई, स्टेट गवर्नमेंट भी ले आई है, और इससे लोग उससे जुड़े भी हैं। आप गांव-गांव में जाइए तो आज हेल्थ के मामले में हो, आवास के मामले में हो, और बहुत सारे नल जल योजना हो, जल मिशन हो, ये सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। इसलिए लोग अब इस चीजों से बाहर आ रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे खतरा है या बाबा साहब अम्बेडकर पर श्रद्धा लोग नहीं रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कांग्रेस को बेनिफिट होगा। तो प्रभु जी, कांग्रेस का जो वोट बैंक था, इसको अब कांग्रेस में वो जो खिसक गया था कांग्रेस से, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम वर्ग, उस वोट बैंक को फोकस करके उसकी रणनीति, उसकी मंशा ऐसी है। क्योंकि उसने बापू का तो कभी सुना नहीं, उन्होंने कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, उनकी नहीं सुनी। अंबेडकर और कांग्रेस के शुरुआत में कैसे रिश्ते थे ये जग जाहिर हैं। तो क्या वो चीजें सब भूल जाएंगे? अंबेडकर बापू करने से अब वो वोट बैंक इनके पाले में आ जाएगा?
देखिए ब्रजेश जी, जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश का जितनी भी आबादी थी वो पूरा का पूरा वोट बैंक ही एक तरीके से कांग्रेस का ही वोट बैंक था। अब जो है समय के साथ नए दल आते रहे और आपकी नीतियों को भी जनता देखती रही, तो उस हिसाब से जो है धीरे धीरे अलग अलग लोग छिटकते चले गए। फिर ये जो जातिवादी राजनीति शुरू हुई तो अलग अलग वर्गों के उसमें, तो इसमें निश्चित तौर पर वोट बैंक जातिवादी वोट बैंक बन गए। इसमें जो है दलितों का वोट बैंक बन गया, इसमें जो है ट्राइबल का भी कुछ पॉकेट पे वोट बैंक है, कुछ जातिवादी वोट बैंक है। तो ऐसे अलग अलग वोट बैंक बन गए। तो उस वोट बैंक जो उसकी आपसे छिटक चुका है, जो कांग्रेस को ही भूल चुका है, अब आपकी तरफ नहीं आएगा। वो आप कितनी भी कोशिश कर लें, पूरी तरह आप बसपा में जिस तरह से एकजुट वोट बैंक गया था, वो ऐसा वोट बैंक आपकी तरफ नहीं आ सकता है। वो चंद्रशेखर आज़ाद ले सकते हैं भले, क्योंकि वो उसी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं जिस आइडियोलॉजी को लेकर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। आप जब तक उनकी अस्मिता को, दबे हुए लोगों को ये नहीं एहसास कराओगे कि आप दबे हुए हैं और आपको इसने दबाया है। ये कम छोटे से लोग हैं जो काशीराम जी जो पेन निकाल कर कहते थे, ढक्कन दिखाकर कहते थे कि ऊपर तक के जो है सवर्ण हैं और ये नीचे के पूरे हम लोग हैं और ये हमको दबा के रखे हुए हैं। जैसे पेन का ढक्कन लगने के बाद पेन बंद हो जाता है, तो उस तरीके से जब तक आप वो नैरेटिव नहीं बनाओगे तब तक वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। और वो तो तभी बन सकता है ना उनके बीच के व्यक्ति हो जी। और लेकिन जो इन वोट बैंक को लेकर चल रहे हैं ब्रजेश जी, तो वो वोट बैंक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी बड़ी भूमिका नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब आप देश की सरकार की बात करते हैं तो आपको सभी वर्ग का वोट चाहिए, आपको पूरे देश से वोट चाहिए, तब जाकर आप एक सरकार बना सकते हैं जो केंद्र में राज कर सके। यदि आप ऐसे छोटे छोटे पॉकेट पर खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बहुजन समाज पार्टी बन सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में कुछ सरकार बना सकते हैं, आप मध्य प्रदेश की कुछ सीटें जीत सकते हैं आप उस वोट बैंक के आधार पे। लेकिन आप ये कहें कि मध्य प्रदेश में ही पूरी तरह राज कर लेंगे तो शायद वो भी संभव नहीं दिखाई देता है। और भारत की बात करें तो भारत में तो बिल्कुल भी संभव नहीं दिखाई देता है, जहाँ पर कि आपको सब वर्ग को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अभी जो प्रदीप जी भी कह रहे थे, नरेंद्र मोदी भले ही कोई बातें कुछ भी करें, लेकिन उनकी सरकार में यदि प्रधानमंत्री आवास का पैसा आ रहा है तो सभी वर्गों के लिए जा रहा है। वहाँ पर जाति का कोई फैक्टर नहीं देखा जा रहा है, वहाँ पर नहीं देखा जा रहा है कि ये अल्पसंख्यक है, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये सामान्य वर्ग का है। उस क्राइटेरिया में जो क्राइटेरिया बना, उस क्राइटेरिया में जितने लोग आ रहे हैं उन क्राइटेरिया में उस हिसाब से लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप किसान सम्मान निधि की भी बात कर लीजिए, उसका भी लाभ इस तरीके से मिल रहा है, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो एक तरीके का वो काम है जहाँ पर कि आप जातिवादी राजनीति को काटने के लिए अपने काम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस इस जो 25 तारीख की हम बात कर रहे हैं कि जो है 26 जनवरी को यहाँ पे जो कार्यक्रम करेगी, उसके बाद कांग्रेस अभियान को भी भूल जाएगी। अब जैसे मैंने अभी कहा कि चौपालें कहाँ लग रही हैं, आप बताइए। तो घर घर चलो अभियान चलाया था, एक घर भी नहीं गए वो। दिसंबर में जो है ये 26 दिसंबर को वहाँ पे बैठक हुई थी 2 दिन की, उसके बाद कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कहाँ जोश के साथ हमको दिखा। दिल्ली में कोई बहुत बड़ा आयोजन हो गया हो इसको अभियान को लेके, या किसी राज्य में कोई बहुत जंगी प्रदर्शन हो गया हो। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, उससे अच्छा आंदोलन तो 2.5 राज्य के किसान कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वैसी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, आप केवल प्रतीकात्मक ही काम कर रहे हैं। आप बापू के उस घोष को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं जो वहां पे असहयोग का घोष दिया था उनने जो सविनय अवज्ञा का घोष दिया था, वो आप उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप तो आप करना क्या जा रहे हैं, आप केवल और केवल, चूंकि अम्बेडकर महू में जन्मस्थल ही अम्बेडकर की, आपको अम्बेडकर कोरिलेट करना है, तो आपने उस दिन रख दिया कार्यक्रम जिस दिन गणतंत्र दिवस है। तो आपके यदि कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो अपने राज्य में झंडा फहराएंगे, वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाएंगे, या आपके इस कार्यक्रम में राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। दूसरे तमाम नेताओं के साथ भी यही है। देश उस दिन खुशियां मना रहा है, गणतंत्र की, संविधान को अंगीकार करने की खुशियां मनाएगा। जिस दिन देश, उस दिन आप संविधान का रोना रोएंगे कि संविधान खत्म हो रहा है। संविधान को लेकर उस सरकार को कोसेंगे जिस सरकार को इस देश की जनता ने चुना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार लगातार चुना है। तो कहाँ यहाँ पे कांग्रेस की जो सोच है उसको वो जनता के पैमाने तराजू पे खड़ी हो रही है और हल्की साबित हो रही है। ये कांग्रेस को सोचना होगा कि वो कहाँ जनता के मुद्दों, आप आइए ना सड़क पे मुद्दों को लेकर, आप आइए जनता की समस्याओं को लेकर, आप आइए स्कीम्स में जहाँ गड़बड़ी है उसको लेकर जनता के बीच में जाइए, तो शायद जनता आपको फोकस करेगी। आप देखिए ना, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, बिजली का मुद्दा था, गांव-गांव में, वैसे भी आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, प्रदीप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, गांव में वैसे ही लाइट कम आती थी, 4 दिन भी लाइट ना आए तो गांव वाले को कोई परेशानी नहीं होती थी। कि शहरों में जो 1-1 घंटे की कटौती हुई, उससे एक ऐसा माहौल बीजेपी ने खड़ा कर दिया लालटेन जला जला के कि पूरे देश में हल्ला मच गया। सरकारी बदल गई, ऐसी बदली कि दोबारा में आप
पूर्ण रूप से आ ही नहीं पाए, एक बार आए तो 15 महीने के लिए आए। तो इस तरीके का नैरेटिव आपको बनाना होगा, जन समस्याओं से जुड़ना होगा, जन सरोकार से जुड़ना होगा, जनता को साथ लेना होगा। आपके कार्यकर्ता हैं, अब देखिए वो जो बैठक हुई थी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसमें यही बात हुई, कुछ नेताओं ने इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। किसी का कहना था कि उसमें भीड़ जुटाने का बंदोबस्त कीजिए आप कार्यकर्ता। तो आप जब संविधान की बात कर रहे हैं, आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको भीड़ जुटाने की चिंता क्यों और करना दिन भी है? आपने ऐसा चुन लिया कि गणतंत्र दिवस तो सब लोग अपना हमने ब्रजेश जी खुशियां इसी मनाते हैं। शहर में देखा है, इसी शहर में जो आप कांग्रेस विधायक हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष थे बहुजन समाज पार्टी के, आज भी कोई जो है उनसे जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो जाए तो लोग बिना बुलाए खुद ही चले आते हैं। ट्रेन, उनको ना टिकट की जरूरत है, ना उनको भोजन की जरूरत है कि आप उनके लिए और खाने ज्यादा का प्रचार भी नहीं बंदोबस्त करते, कीजिए। गांव की हाँ। किसी दीवार पर लिख देते हैं चलो भोपाल। चलो भोपाल, तो वो आ जाते हैं और अपना खाना लेकर आते हैं। एक आदमी का ज्यादा भी वो लेकर आते हैं, साथ में कोई भूखा होगा तो उसको खिला देंगे, लेकिन वो ये कोई चिंता नहीं करते। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा। तो ना रणनीति है, ना मुद्दे हैं, ना इस तरह के कार्यक्रम तय करते हैं कि आपने गणतंत्र दिवस पे तय कर लिया, आपके अंदर से ही विरोध शुरू हो गए। तो कांग्रेस को पहले अपना संगठन मजबूत करना चाहिए क्या तिवारी जी, तब इस तरह के आंदोलन, ताकि धरातल पे वो उसका टेम्परामेंट एक बरकरार रहे। भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने, यात्रा निकल गई, इसके बाद भूल गए। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, कांग्रेस को पहले अपनी जड़ मजबूत करने की जरूरत है। कभी जब पौधा लगाता है व्यक्ति तो उसको धीरे धीरे सिंचित करता है और वो बड़ा होता है, तब फल देता है। कांग्रेस एक समय में वृक्ष थी, बड़ी और बट वृक्ष की तरह थी। अब उसमें क्या है, उसकी जड़ें समाप्त हो रही हैं, जड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा क्या है। कह सकते हैं कि चाहे वो केंद्रीय उनके लोगों ने नेतृत्व हो, एक एक चाहे डाली प्रदेश काट का- काट के प्रदेश उसका का नुकसान नेतृत्व। कर दिया। बिल्कुल। तो अब ये जो कल्चर इनके यहाँ कांग्रेस में सफारी कल्चर आया है ब्रजेश जी, आप ये देखें, उससे इनको कांग्रेसियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जिनके पास पैसे हैं, धन है, वो टिकट ले आते हैं, जिनके पास वो है वो जिलाध्यक्ष बन जाते हैं, जिनके पास पैसे हैं और धन बल है, सारी चीजें हैं, वो या किसी के चक्कर लगा रहे हैं बड़े नेताओं के, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के, तो वो उठा करके वो प्रदेश के पद ले लेते हैं। तो जो कार्यकर्ता है वो देखता रह जाता है, और कार्यकर्ता इसीलिए साथ नहीं जाता है। इसीलिए इनको ये चिंता होती है कि हम जब किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर प्रयास करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, तो मेरे साथ जनता नहीं होगी। और देखिए, जनता तभी जुड़ेगी जब सरोकार की बातें करेंगे, जब सबकी बात करेंगे आप, जब सर्वदलीय सभी लोगों की बात जब करेंगे। जनता के आप हित की एक बात तरफी करेंगे कर- तब जनता जुड़ेगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए माफी चाहता हूं प्रदीप जी, आपको रोक रहा हूं। आपका चर्चा में शामिल होना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सुधार करना होगा पहले अपने संगठन में, और वो मुद्दे लाना होंगे जो जनता से जुड़े हों, तब कहीं जाकर जनता उनसे जुड़ेगी, और जनता उनसे जुड़ेगी तो उनका फायदा होगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।